तो एक वक्फ बिल पास होता है संसद से और पूरा का पूरा विपक्ष धराशायी है। आज की तारीख में आप देख लीजिए कि संसद में हारने के बाद, संसद में दोनों राज्यसभा लोकसभा बुरी तरह से विपक्ष हार चुका है। अब ये पहुंच गए हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ पहुंच गए हैं। मतलब ये लोकतंत्र को भी नहीं मानते, तमाम जो चीज़ें। और इतनी खिसियाहट क्यों, मतलब इतनी इतनी परेशान की, इतनी मातम, जैसे ऐसा लग रहा है कि एक कानून क्या पास हो गया जिसको एक रिफॉर्म की तरह से देखा जा रहा है कि या मुसलमानों के लिए फायदे की बात देखी जा रही है उसमें, लेकिन पूरा का पूरा विपक्ष ऐसा लग रहा है कि जैसे मातम मनाने पर तुल गया। ऐसा क्या जा रहा है, इनका क्या चला गया अचानक? दरअसल ये जो भी एक्टिविटीज हो रही है, कार्रवाई हो रही है, पूरा पूरा देश देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है, क्योंकि सीधा प्रसारण भी होता है। अगर कहीं कोई खामी है तो उसमें अपने तर्क रखे जाते हैं, रखने की गुंजाइश होती है, जो कि पूरी प्रक्रिया चली। 8 घंटे का वक्त मांगा जा रहा, कहा गया था तय, उन्होंने कहा कि नहीं 12 घंटे होनी चाहिए। ज़्यादा देर तक की और बहस चलती रही। राज्यसभा में भी देर रात तक की बहस चलती रही। जब तारीख बदल गई तब तक के लोग रात भर बैठे रहे और वो आखिरकार पास हुआ। दरअसल ये दिखा रहा है कि क्या विरोध के लिए विरोध हो रहा है या वाकई कुछ ऐसे बिंदु हैं। अगर बिंदु हैं तो वो सटीक होंगे, आपको सत्ता पक्ष को भी बैकफुट पर आने के लिए मजबूर आप कर सकते हैं, अगर बहुत अच्छे तर्क आपके पास हैं। बिल्कुल। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि संसद में इस तरीके की स्थिति क्यों दिखाई दी? देखिए, देश भर में इस बात को लेकर पहले से भी विवाद होता रहा कि सत्ता पक्ष पर आरोप लगते रहे कि ये मुसलमानों के साथ शायद अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा है। अपोजिशन यही आरोप लगाता रहा। बहुत से विपक्षी दल हैं जो इस आवाज को बुलंद करने की कोशिश करते रहे। सत्ता पक्ष ने जब वक्फ संशोधन बिल लाया तो उसमें उसकी त्रुटियां गिनाई। सत्ता पक्ष का यह मानना था कि ये खामियां हैं, इसे दुरुस्त करने की जरूरत है। अगर उन बिंदुओं में कहीं कोई त्रुटि थी तो उसके लिए पूरी प्रक्रिया अपनाई गई। विपक्ष के विरोध के बाद जेपीसी में गया, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, जिसमें कि तमाम राजनीतिक दलों के लोग होते हैं, सबको राजनीतिक दलों के वो बिंदु उसमें शामिल होते हैं। और ऐसा देखा भी गया कि कुछ बिंदुओं पर जहां पर विरोध था उन बिंदुओं पर ठीक किया गया ताकि एक सहमति बन सके। इसके बाद सत्ता पक्ष की ओर से यह बताया गया कि ये बिंदु जनहित में है, खासतौर पर उनके हित में जिनके लिए वक्फ काम करता है। यह बताने की कोशिश हुई कि वक्फ जिसके लिए बनाया गया उस ही समाज के अंतिम तबके तक उसका फायदा नहीं पहुंच पा रहा है, उसकी खामी कहां है, उन त्रुटियों को इसमें दूर किया जा रहा है। अगर ये वो बिंदु नहीं होते तो फिर सत्ता पक्ष उनको अपने उसमें शामिल नहीं करता, विपक्ष उसे वहां पर खारिज करवा सकता था। प्रशांत यही बात तो कह रहे। देखिए, इतना बड़ा मुद्दा था। मुझे लगता है कि मोदी सरकार के लिए अनुच्छेद 370 के बाद ये सबसे बड़ा मुद्दा था। मुद्दा इसलिए भी था, और यहाँ पर विपक्ष के पास बहुत बड़ा मौका था। 12 घंटे से ज़्यादा 12 घंटे आपके डिबेट हुआ लोकसभा में। अब मैं पहले लोकसभा की बात कर लेते हैं। लोकसभा में दो सबसे बड़ी पार्टी, कांग्रेस, विपक्ष की बात कर रहा हूँ, बीजेपी के बाद कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, उसके बाद समाजवादी पार्टी। राहुल गांधी जो प्रतिपक्ष के नेता हैं वो डिबेट से गायब, बाहर हो जाते हैं। अखिलेश यादव डिबेट में तो आते हैं लेकिन तमाम बातें करके जाते हैं, लेकिन वक्त के बारे में एक भी कमेंट नहीं कर पाते हैं। और ये दर्शाता है कि इनके पास एक्चुअली इस बिल को लेकर के, हम तो बिल तो एक इस कानून को लेकर जो तमाम जो भ्रांतियां फैलाई गई, सब कुछ हुआ, मुझे लगता है कि प्रॉब्लम इसे बाहर की है। ये शायद ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस बिल को लेकर जो हालात, जो सीए को लेकर जो विरोध प्रदर्शन हुआ, तो रोड सड़कों पर लोग मुसलमान आ गए थे, तमाम जो देश में दंगे फसाद हिंसा हुई, सब कुछ हुई, शायद एक्सपेक्ट ये कर रहे थे, जो इनका इस बार हुआ नहीं। इन्होंने तमाम कोशिश कर ली संसद में बिल को आने से पहले और उसके बाद भी सारी कोशिश की, लेकिन ऐसा कुछ होता दिख नहीं रहा। ये एक बहुत अहम बिंदु है जो आप कह रहे हैं कि जिनके कंधों पर विपक्ष की बड़ी जिम्मेदारी है, लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी। पहले ही दिन लोकसभा में जब ये बिल पारित हो जाता है, उसके बाद दूसरे दिन इस मुद्दे के साथ स्टैंड करते हुए तमाम विपक्ष को एकजुट करने के बजाय वो इसके अलावा कोई दूसरा मुद्दा लेकर संसद में बोलना शुरू करते हैं। वो अमेरिका की बात करते हैं, अमेरिका की बात करते हैं। तमाम वो मुद्दे जो इस समय उनके लिए, उनके तमाम विपक्षी दलों के लिए उतने प्रासंगिक संभवतः नहीं होंगे, क्योंकि आज आप एक वॉर में हैं, एक लड़ाई में। जब संसद के भीतर सत्ता पक्ष आपको पूरी ताकत के साथ लड़ना है, पूरे विपक्ष को एकजुट होना है, वहां आप ही उस विषय से भटक करके तमाम साथियों के सामने एक नया मुद्दा लाकर रखते हैं। ये एक ऐसी बड़ी खामी भी विपक्ष की है जो ये दिखाता है, खासतौर पर जनता के बीच ये सारी चीज जाती है, क्योंकि जनता देख रही होती है, क्योंकि सीधा प्रसारण होता है कि विपक्ष किन किन बिंदुओं को रेज कर रहा है, उनके हित की कौन सी बात कर रहा है। क्या सिर्फ ये कहा जा रहा है एक लाइन में कि ये एक खास वर्ग के विरुद्ध है? क्या विरोध में है और क्या इसे प्रॉब्लम क्या है? इसके लिए संसद से लेकर सड़क तक के हम विरोध प्रदर्शन करेंगे, लेकिन बिंदु कौन सा गलत है ये अगर कहते तो शायद ये बहुत ज्यादा मुफीद होता, वाजिब होता। आपको ऐसा कुछ याद आता है कि अपोजिशन के किसी भी लीडर ने इस बिल के खिलाफ, इस कानून के खिलाफ ऐसी कोई बात कही जो लॉजिकल लगा कि हाँ भाई इसे सचमुच? मुझे तो ऐसा नहीं देखा।
कहीं से नहीं देखा। वही जो हम बात कर रहे हैं कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव या तमाम जितने भी लीडर थे, इनफैक्ट जिनको जिनको पे ये उंगलियां उठा रहे थे, ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जेडीयू, चिराग पासवान की पार्टी और नायडू की जो पार्टी है इसके लिए तो बयान भी दिया गया, बयान में काफी कोशिशें बयान भी दिया गया, उन्होंने किया। उन्होंने कई सारे ऐसे पॉइंट्स थे, अमेंडमेंट कराया वहां पर, ताकि जो उनके एक्चुअल में जो मुसलमान के जो फायदे की जो चीजें थी उन्होंने कराया इस चीज को। लेकिन जो मुसलमान के रहनुमा बनने की बात दावा कर रहे हैं, सालों से उनके वोट ले रहे हैं, उनका वोट बैंक है, आज लड़ाई तो भाई खुल के आ गई है कि सामने कि अभी भी देख लीजिए कि जब ये लड़ाई आगे बढ़ेगी, इसके बाद जब अब तो चलो ये कानून बन गया, वो तमाम जो चीजें आएंगी, चुनाव का जब वक्त आएगा, यही उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होंगे, तभी ये राहुल गांधी और अखिलेश यादव आमने सामने होंगे, क्योंकि उनका जो वो वोट बैंक है उस पर दोनों की कोशिश होगी इस पर कब्जा करने की, और लड़ाई है और यहां पर एक्सपोज होंगे पूरी तरह से ये। हालांकि राजनीतिक दलों को ये पूरा अधिकार होता है लोकतंत्र में कि वो किसी भी तरह से अपने पक्ष में किसी भी वर्ग को लाने की कोशिश करिए, उनका मौलिक अधिकार भी है, लोकतांत्रिक अधिकार है। लेकिन जनता देखती है इसे कि किस तरह से बिंदुवार, कितने सटीक तरीके से, किन बड़े मुद्दों के साथ आप जनता के बीच में जा रहे हैं। और जनता की ही ओर से सबसे बड़ी पंचायत है संसद में, जिसमें ये अपनी बात रखनी होती है, जो तार्किक तौर पर रिकॉर्ड में होती है, जिसके दम पर ही बैकफुट पर भी सत्ता पक्ष कई बार जाता है। जिस तरह की बात आप कह रहे हैं कि कौन से बिंदु रखे गए, कुछ बातें रही जिसमें यह कहा गया कि इसमें दूसरे संप्रदाय के लोगों की दखलंदाजी, इस पर गौर किया गया। जब जेपीसी में यह बात हो रही, इस पर गौर किया गया। यह बताया गया कि किसी को क्या बहुत ज्यादा अधिकार दे दिए जा रहे हैं, क्या डीएम इसमें, उस पर भी तार्किक रूप से कहा गया। गृह मंत्री ने भी इसमें कहा कि किसी भी दूसरे धर्म की कोई दखलंदाजी इसमें नहीं है, इसे बिल्कुल भड़काने की और भ्रमित करने के बिंदु के तौर पर ही सिर्फ देखा जाए। ऐसे तमाम बिंदु थे। सत्ता पक्ष ने के पास एक बड़ा मौका था कि अगर वो इसका विरोध करना चाहते हैं तो बिंदुवार उन चीजों को रखे। जैसा कि हमने देखा लोकसभा में पारित होने के बाद जैसे ही राज्यसभा की बारी आई, राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन कोई नया मुद्दा लेकर के आए चीन का। उन्हें यह लगा कि शायद ये अब हमारे इस वक्फ बिल के विरोध से बड़ा मुद्दा उनके पास में है। क्या ये तार्किक था और क्या उससे वो कन्विंस कर पाए देश की जनता को कि वक्फ की जो लड़ाई लड़ रहे थे वो, उसके खिलाफ अचानक वो उससे बड़ा मुद्दा देश हित का ले आए थे। क्या जनता ने ऐसा स्वीकार किया? क्या ऐसा कोई बस क्रिएट किया गया? तो हमने देखा कि शायद ऐसा दिखाई नहीं दिया। और इसकी जिम्मेदारी बाकी किसी और पर नहीं थी, ये तो विपक्षी दलों पर थी, जिन्होंने रेस किया उन्हीं पर थी कि फिर जिस मुद्दे पर आप विरोध कर रहे हैं उससे बड़ा मुद्दा अगर आप लेकर के आ गए तो उसे रेस करना चाहिए। देखिए प्रशांत, ये स्थिति थी कि इस मोदी सरकार के पास मेजोरिटी नहीं है, 240 बीजेपी के पास है। मोदी सरकार की अगर बीजेपी की बात करें 240 अकेले बीजेपी के पास है, एनडीए के पास मेजोरिटी है, यानी कि पिछली बार से कम ताकत है। जून 2024 में जब नतीजा लोकसभा का आया तो ऐसा लगा कि कांग्रेस की सीटें बढ़ी, समाजवादी पार्टी भी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी बनी, तो ऐसा लगा कि अब विपक्ष के पास एक ऐसा हथियार मिल गया है कि जिसको ये आगे 4 साल मोदी सरकार को चलने ना देंगे ठीक से, या अपना ताकत बढ़ाएंगे। लेकिन अभी तो 1 साल भी नहीं हुए हैं और जो आज की तारीख में हालत है, विपक्ष की जो हालत दिख रही है, जो राहुल गांधी, अखिलेश यादव और कुछ नेता की आप बात करोगे, ममता बनर्जी का आप देख लो, उनकी पॉलिटिक्स जानते हैं कि क्या है। आप बताइए कि महुआ मोइत्रा जो संसद में जब बोल रही थी तो वो सिर्फ ऐसी बातें कर रही थी कि ये तो आज काला दिन है, और वो एक तर्क दे रही थी कि ये चूंकि 50 वोट के आसपास ही से बिल पास हुआ है लोकसभा में, इसको नहीं माना जाना चाहिए। अब ये कौन सा लॉजिक आता है? आप सोचिए कि क्या क्या, मतलब आप इनके जब पूरे नेताओं के जब लॉजिक सुनेंगे, बिल्कुल कोई राज्यसभा में जब आए शाराना अंदाज में बातें की जा रही हैं, लेकिन टू द पॉइंट कहीं बातें नहीं हुई हैं। और अब जब ये बिल कानून का रूप, अब राष्ट्रपति के जैसे वो सिग्नेचर के बाद कानून बन जाएगा, लेकिन ये इस बिल ने पूरी तरह से जिस तरह से विपक्ष को एक्सपोज किया है, बजाय ये कि अब मोदी सरकार लगता है कि इन्होंने लगता है कि ये तो वापसी का मौका है, विद इन 1 ईयर ये गवर्नमेंट अब आगे की तरफ बढ़ेगा। ये पॉइंट बहुत काबिल गौर इसलिए भी है क्योंकि विपक्ष की ओर से अलग अलग राय कैसे मानी जा सकती है। दरअसल कांग्रेस की ओर से तो कोर्ट पहुंच गए, मोहम्मद जावेद कोर्ट पहुंच गए, असदुद्दीन ओवैसी भी पहुंच गए कोर्ट, ओवैसी भी कोर्ट पहुंच गए। ममता बनर्जी वो भी सत्ता पक्ष के विरोध में ही है। वो कह रही हैं कि जब ये सरकार बदलेगी तब हम ये मतलब बहुत से विपक्षी दल ये महसूस करते हैं कि जिस तरह से बात रखी जा रही है वो शायद सही तरीका नहीं है, या कानूनी तरीके से उस पर आगे बढ़ेंगे तो जीत हासिल नहीं की जा सकती। ममता बनर्जी, असदुद्दीन ओवैसी, कांग्रेस पार्टी है तो विपक्ष में ही, एक सुर में हो सकते थे, इस लड़ाई को एक तरह से लड़ी जा सकती थी, जो भी सही तरीका वो उचित मानते। असदुद्दीन ओवैसी तो लॉयर हैं, बड़े बड़े लॉयर कांग्रेस पार्टी के पास हारी हुई लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या जनता तक ये संदेश जा रहा है कि ये विरोध के लिए विरोध हो रहा है, या फिर तार्किक तौर पर कुछ ऐसे बिंदु थे जो वाकई वक्फ से जुड़े समाज के लिए हानिकारक थे? उन बिंदुओं को क्यों नहीं रेस किया गया? अगर ऐसे बिंदु थे तो हमने देखा कि उसमें संशोधन होता दिखाई दिया, उसका जिक्र लोगों ने किया कि जेपीसी में जब चर्चा हुई उसके बाद हमें लगा कि शायद ये आम लोगों की सहमति नहीं है,
तो उस बिंदु पर गए। अब जब इस तरह की ये लड़ाई दिखाई दे रही है कि कुछ कह रहे हैं कि हम कोर्ट पहुंच गए हैं, और वहां पर दरअसल अगर हम इसे टेक्निकली भी देखें, कानूनी तौर पर आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 29 और 30, ये ऐसे बिंदु हैं जिसको क्लेम किया जा सकता है कि क्या वाकई ये अल्पसंख्यकों के अधिकार का हनन किया गया है। क्या कोई ऐसा बिंदु तार्किक रूप से दिखाई दिया? फिर दूसरा ये कि भी एक न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, क्या सीधे सीधे यहां पर जो कानून बनता है संसद में, सीधे उसे न्यायालय अपने तरीके से खारिज कर सकता है? क्या इसकी कोई सीमा है? तो सिर्फ आर्टिकल 25, 26 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें यह बिंदु है कि क्या कहीं पर भी अल्पसंख्यक समुदाय के हितों का, अधिकारों का हनन किया गया है? अगर ऐसा बिंदु कोई है तो फिर कोर्ट उसको सुनने के लिए राजी होगा। ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। ऐसा अगर ये बात होगी तो क्यों नहीं उस बिंदु के साथ में वहां चर्चा की गई जिन बातों में अमेंडमेंट किया गया, जिसमें संशोधन कर लिया गया, जिनमें गुंजाइश समझी गई, और बीच का रास्ता निकला और फिर जो बहुत शुरू में रूप हो सकता था वो नहीं हुआ। इसका मतलब है कि शायद ये विरोध के लिए विरोध ज्यादा दिखाई दे रहा है, और इसको विरोधी भी मानते हैं, विपक्षी भी। प्रशांत, वैसे मुझे नहीं याद आता है कि इस देश के इतिहास में किसी भी कानून को बनाने के लिए इतना डिटेल में जाकर के लोगों से डिस्कशन किया गया, लोगों को कांटेक्ट किया गया। जेपीसी ने जिसका जो रेंज उन्होंने किया हुआ था, हर किसी की सुनी गई, हर किसी के साथ अब काफी संशोधन किए गए, और मिला जुला करके वो उन चीजों को हटाया गया जो हर तरह से असंवैधानिक था। अब जिस तरह से पहले वक्फ कानून जो बनाया गया 95 में, जिसको उसका संशोधन हुआ, फिर 2013 में किया गया, वहां तो क्या कि भाई किसी पे भी आप हाथ रख दो, आप वो आपकी चीज हो गई, आप कोर्ट नहीं जा सकते, तमाम जो इस तरह की चीजें थी। हालांकि इसके विरोध में बोला जाता है, जो इनके पक्ष में थे, पुराना जो था वो सही था, वो ये भी कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं था, लेकिन था तो वही कि आप एक ट्रिब्यूनल तक के जाएंगे और फिर ट्रिब्यूनल के बाद में अगर वो उस पर खारिज हो जाती है तो आप सिर्फ एक अपील कर सकते हैं उनसे। बाकी उस तरीके से नहीं जाया जा सकता जैसे बाकी की संपत्तियों के अधिकार को लेकर के आप दूसरी अदालतों में जाते हैं। अगर उसका रास्ता खुलता है तो इसमें गलत क्या है? और फिर दूसरी ये भी बात आई, इतने सारे डिस्प्यूट के मामले निकल करके आए, कृषि योग्य जमीन, कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं, लगातार अभी भी मामले चल रहे हैं कि इस पर अवैध कब्जा किया गया है, उसका हल लंबे समय से नहीं निकल पा रहा है। अभी एक ताजा मामला संभल से सामने में आया जहां पर दो अलग अलग विचार रखने वालों की मारपीट हो गई है, और वक्फ का समर्थन करने वाले, जो वक्फ संशोधन बिल आया इसके समर्थन में जो लोग थे उनके साथ मारपीट की गई है। मामला कोर्ट में भी दर्ज हुआ, और ये भी बताया उन्होंने कि वहां पर भी वो ये खुद देखते हैं, जो पीड़ित हैं, कि वक्त का मनमाना कब्जा कृषि की जमीन पर है, वहां जबरदस्ती आलू उगाया जा रहा है, किसी और को फायदा हो रहा है। नहीं। ये तमाम ऐसे आरोप थे। क्या इसका समाधान अगर यहां निकल रहा था तो इसमें गलत नहीं। अब प्रशांत, हम अपनी हम डिस्कशन हो तो देखिए, वक्त पे लेके तो बहुत तमाम बातें हो गई। बिल्कुल। मेरा यहाँ पर मेन पॉइंट ये है कि अब जो सबसे बड़ा विपक्ष के ऊपर संकट दिख रहा है, साफ दिख रहा है कि इस कानून के बनने के बाद क्या इनके जो इंटरेस्ट थे, क्या ऐसा कुछ तो दिख रहा है, कुछ तो ऐसा लग रहा है कि विपक्ष में जिस तरह की हताशा है, जिस तरह से ये परेशान दिख रहे हैं, इसका मतलब है कि ऐसा लग रहा है हारी हुई लड़ाई, तो उनको पता हार गए, हार मान नहीं रहे। लेकिन इसमें एक और जो बात दिख रही है, ये दिख रही है कि कहीं ना कहीं विपक्ष ऐसा लग रहा है कि इसका जो बनाया एक सेट कुछ भी था, वोट बैंक कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, उसमें उनको आगे की दिक्कत दिख रही है। आपने देखा कि जिस तरह से अखिलेश यादव ने बात की, जो तमाम, तो यहाँ जो प्रॉब्लम यहाँ पर ये नहीं कि क्या मोदी, देखिए अभी भी मेरा मानना है कि इस बिल के पास होने के बाद मोदी सरकार का वोट नहीं मिलेगा, लेकिन मुझे लगता है कि जो एक वोट बैंक जो सॉलिड किया गया था, वहां पर बिखराव के संकेत दिख रहे हैं। बहुत अहम बिंदु है आपका, क्योंकि अल्पसंख्यकों का मत हर कोई लेना चाहता है, और हम देखा है आजादी के बाद से इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में अल्पसंख्यकों का मत पाने के लिए कितनी तरह की लगातार कोशिशें होती दिखाई देती है, चर्चा में वो कोशिशें दिखाई देती है, लेकिन अल्पसंख्यकों का वोट पाना, उन वोटों में भी बंटवारा हो जाना, और दूसरा सबसे अहम बात यह भी कि अगर सिर्फ वही एक पहलू होता तो कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो जश्न मनाते दिखाई दे रहे हैं। मुस्लिम समाज से ही आने वाले लोग जश्न मना रहे हैं कि ये एक बहुत अच्छा बिल है, ये हमारे हित में है। ऐसे लोग जो निचले तबके के मुस्लिम हैं, अल्पसंख्यक हैं, ये उनके हित में अब हो पाएगा। अगर ये बात नहीं होती तो ये दो रूप कैसे दिखाई देते? बिल्कुल। और ये सबसे अहम बात है कि ना सिर्फ सत्ता पक्ष के साथ कई लोग अभी खड़े दिखाई दे रहे हैं, इस वक्फ संशोधन बिल को वाजिब मान रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि वाकई महिलाओं के हित में अब जो बातें शामिल होती दिखाई दे रही है, इससे उत्थान होगा, उस तबके तक की उसका फायदा पहुंचेगा जिसके लिए ये जमीनें दान में दी जाती थी, ये संपत्तियां बनती थी, जैसा कि शायद उन्होंने अब तक नहीं देखा होगा। यानी मिला जुला कर की स्थिति प्रशांत यही है
कि इस एक कानून बनने से जो जिस तरह से विपक्ष को जो चोट पहुंची है, जो लग रहा है कि जो देखिए मोदी सरकार ने पहले तो एक मुस्लिम वोटों का जो वीटो था, वीटो एक होता था कि जिसके साइड में मुस्लिम वोट है वो सत्ता में उनका आना एक तय माना जाता, पहले तो उसको खत्म किया। और अब जो जो बना बनाया वोट बैंक है कुछ पार्टियों ने जो बना के रखा है, मुसलमानों के लिए करते कुछ आज तक किया कुछ भी नहीं, लेकिन डरा करके उनको वो गुमराह करके वोट बैंक तो लेते और रहे। इस बिल के समर्थन में जश्न भी यस, यही बताता तो है। ये लगता है कि ये शायद वक्त एक कानून ऐसा एक आ गया है बनने वाला, जो कानून का रूप लेने वाला है, इससे विपक्ष तिलमिलाया हुआ है, विपक्ष हताश है और वो लग रहा है कि अपने आगे की और बड़ी हार को देख रहा है, क्योंकि इसका जो है ना, इसका असर बहुत दूर तक जाएगा और साफ दिख रहा है। क्योंकि आफ्टर ऑल होता तो वोटों के लिए ही है कि अपने अपने पक्ष को मजबूत करने की कोशिश होती है, लेकिन हारी हुई लड़ाई ये दिखाई दे रही थी, मुद्दे कमजोर हम दिखाई दे प्रशांत रहे इस पर नजर रखेंगे, बाकी तमाम जो चीजें डिस्कशन करेंगे। फिलहाल के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।